नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वीएट एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि लिंग विद्यालय और समाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों अगर आप अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आपकी डिमांड पे जो भी आप लोग चाहते हैं उसके हिसाब से हमने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस जितने शब्दों में लिखना है वो हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, आपके लिए कंटेंट रेडी किया है। तो प्लीज़ एक बार देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट करिएगा। कुछ सजेशंस हो, कुछ कंप्लेंट्स हो तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए फटाफट से ये टॉपिक ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग विद्यालय और समाज से यानी कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। और क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जेंडर भूमिका से आप क्या समझते हैं। तो जब भी आप लिंग विद्यालय और समाज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रश्न बन जाता है। आपको मैं बताता हूँ। तो ये एक साधारण सा प्रश्न बन जाता है कि आखिर जेंडर रोल क्या है और जेंडर रोल होते क्या है, जेंडर रोल का निर्धारण कौन करता है, और महत्वपूर्ण बात है कि जो जेंडर रोल है ये हमारे समाज में व्याप्त क्यों। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जेंडर रोल को समझा जाए, जेंडर रोल के कारणों को समझा जाए। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको समझते हुए जेंडर रोल को समझेंगे और इससे संबंधित जो और टॉपिक्स हैं यानी कि इनको जेंडर रोल को प्रभावित करने वाले कारक, जेंडर रोल की जो बुराइयां हैं वो जेंडर रोल को समर्थन करने वाले कारक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हम इनको भी आगे आने वाले प्रश्न के रूप में या टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों यहाँ पर कि जेंडर रोल जैसा कि नाम से जुड़ा हुआ यानी कि एक लिंग भूमिका। तो जेंडर जैसी कोई चीज़ प्राकृतिक रूप से नहीं होती, यानी कि भगवान के द्वारा जो एक हमें पहचान मिली है वो या तो एक स्त्री की है या एक पुरुष की है। अब स्त्री और पुरुष को भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये स्त्री और पुरुष भी नहीं मिली, हम एक नर या मादा है, ठीक है। स्त्री एक जेंडर रोल है, पुरुष एक जेंडर रोल है। तो धरती पर जब व्यक्ति का आप बोल सकते हैं कि धरती पर आता है, इसका जन्म होता है, तो वो एक नर होता है या मादा होता है। प्राकृतिक रूप से ज़्यादातर विशेषताएं जो है समान होती हैं एक नर और मादा में। लेकिन जब हम समाज का हिस्सा बनते हैं, एक सोसाइटी का मेंबर बनते हैं, तो सोसाइटी को सही तरीके से संचालित करने के लिए आप कह सकते हैं जिस समाज में हम रहते हैं उसकी सामाजिक एक निश्चित व्यवहार प्रणाली है। समाज की हर एक उसके सदस्य से कुछ अपेक्षाएं हैं और उसमें जो नर है और जो मादा है, नर की अपनी प्रजनन शक्ति है, प्रजनन क्षमता है, प्रजनन प्रणाली है, उसकी अपनी कुछ गुण और योग्यताएं होती है। इसी तरह से मादा की अपनी कुछ गुण और शक्ति होती है, प्रजनन शक्ति और प्रजनन प्रणाली है, यानी कि आप देख सकते हैं। तो जिसकी जो योग्यता है, जो उसके गुण है, उसके आधार पर समाज भी उनसे वैसी अपेक्षाएं करता है। लेकिन जैसे जैसे समाज की अपेक्षाओं में आप देख रहे हो कि अपेक्षाएं बढ़ती गई जब शुरुआत से, तो ये अपेक्षाएं कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी सोच में बदल गई और कुछ ऐसी अपेक्षाएं या कुछ ऐसी मान्यताएं भी जोड़ दी गई एक नर और मादा के व्यवहार के साथ, जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे कुशलताएं हैं या जो हमारे गुण है या जो हम काम कर सकते हैं उसके अलावा भी है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि एक मादा यानी कि जो महिला है वो बच्चा धारण कर सकती है, वो संतान पैदा कर सकती है, ये तो बात है। लेकिन इसी के साथ ये मान लिया गया क्योंकि बच्चे पैदा करती हैं स्त्रियां या बच्चे की देखभाल कर सकती हैं, तो महिलाओं को बोलचाल में सौम्य होना चाहिए, बोलचाल में सरल होना चाहिए, उनको कम बोलना चाहिए, उन्हें घर में ही रहना चाहिए, घरेलू कार्य देखना चाहिए। क्योंकि पुरुष प्रजनन नहीं कर सकते, उनमें प्रजनन या बच्चा धारण करने की योग्यता नहीं होती है प्राकृतिक रूप से। तो कुछ सामाजिक मान्यताएं भी इनके साथ जोड़ दी गई या व्यवहार जोड़ दिए गए कि भाई आप क्योंकि ये काम नहीं कर सकते हो तो आप बाहर का काम देखिए, आप रोजगार करिए, घर की देखभाल करने वाला काम करिए। और ये कुछ जो मान्यताएं या व्यवहार थी, हो सकता है जब ये शुरुआत की गई होगी तब समाज की आवश्यकता रही होगी। अगर हम बात करते हैं जब मनुष्य आदिम काल में शिकारी हुआ करता था, शायद तब जरूरी थी क्योंकि घर पर भी कोई देखभाल करने के लिए चाहिए, तो स्त्रियों को घर के देखभाल के लिए रखा गया था।
बाहर जाकर शिकार करने के लिए पुरुषों को रखा गया था। तो ये तब की आवश्यकता तो होगी, लेकिन अब हम शिकारी युग में नहीं रहते, हम आदिम काल में नहीं रहते, हम पाषाण काल में नहीं रहते, लेकिन अब भी ये मान्यताएं हैं, ये व्यवहार अभी भी पुरुष और स्त्री के साथ में जोड़ दिए गए। तो वो जो रोल जोड़ दिए गए हैं और जो रोल मनुष्य को समाज द्वारा दिए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं जेंडर रोल। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार तुम लड़की हो, ऐसा व्यवहार मत करो, आप ऊंचा मत बोलो, आप घर की देखभाल करो, आपको खाना बनाना सीखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं, बहुत सारी। इसी तरह से लड़कों को लेकर, यार तुम लड़के हो, रोना नहीं, आप लड़के हो, आपको लड़कियों के जैसे काम नहीं करने। अगर कोई लड़का लड़कियों वाले वस्त्र धारण कर ले, कपड़े पहन ले, तो बवाल मच जाए। यानी कि एक तरह से आप समझिए कि एक चर्चा का विषय हो जाता है आपके इलाके में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समाज मान्य नहीं करता। तो ये क्या है कि अमान्य जेंडर रोल। तो आप देख रहे हो कि ऐसी कुछ चीज़ें जो कि शायद हम कर सकते हैं, लेकिन समाज हमें अलाउ नहीं करता। तो ऐसे व्यवहार, ऐसे आचरण, ऐसी गतिविधियां जो हमें समाज करने के लिए मानता है कि हमें करना चाहिए, जो समाज हमसे अपेक्षा करता है, उन सारी चीज़ों को हम जेंडर रोल कहते हैं। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। अब आइए इसी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में समझते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करके स्टार्ट से समझते हैं। तो जेंडर रोल क्या होता है? एक जेंडर रोल जिसे कि हम लिंग भूमिका भी कहेंगे। तो ये क्या होता है कि एक सामाजिक भूमिका है जिसे कई प्रकार के, अब आप समझ रहे हो कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जेंडर रोल एक सामाजिक भूमिका दी गई है हमारे समाज के द्वारा। ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, प्रकृति ने हमें इस काम को करने के लिए निर्धारित नहीं किया। आप देखोगे जो जेंडर रोल है ना, जगह जगह से, देश देश में, स्थान स्थान पर, समाज समाज में, अलग अलग समाज में जेंडर रोल भी अलग होते हैं। अलग अलग देशों में आप जेंडर रोल देखोगे अलग अलग होते हैं। तो जेंडर रोल कोई निश्चित चीज़ नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्राकृतिक व्यवहार नहीं है, ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, ये सोशल बिहेवियर है, सोशली असाइंड बिहेवियर है, सोशली असाइंड एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो यह एक सामाजिक भूमिका है जिसमें कई प्रकार के व्यवहार, दृष्टिकोण शामिल होते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि जिस तरह से आमतौर पर व्यक्ति को व्यवहार करना, वो सारे आचरण इसके अंतर्गत हम समझते हैं। तो आप देखिए कि आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए उसके लिंग के आधार पर, यानी कि प्राकृतिक रूप से अगर आप नर हो या प्राकृतिक रूप से अगर आप मादा हो, तो उस प्राकृतिक वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए आपको समाज कुछ निश्चित व्यवहार करना के लिए बोलता है या करने के लिए आपको प्रेरित करता है या आपसे अपेक्षा करता है। तो आप ध्यान रखिए कि इस लाइन को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और आप इस पॉइंट को समझ जाइएगा। अगर आप इसको समझते हैं तो देखिएगा कि जिसमें कई प्रकार के व्यवहार और दृष्टिकोण शामिल है, ठीक है, जिन्हें आमतौर पर उस व्यक्ति के लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार, उपयुक्त या वांछनीय माना जाता है। अगर आपको आप प्राकृतिक रूप से नर पैदा हुए हो, प्राकृतिक रूप से, तो आप देख रहे हो कि प्राकृतिक रूप से अगर आप नर या मादा हो, तो उसके आधार पर जो भी आपको व्यवहार समाज आपसे कराना चाहता है या आपसे एक्सपेक्टेड है, वही आपकी क्या होती है, जेंडर भूमिका होती है। सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, अगर आपको भूमिका, आप एक परिभाषा रूप में देखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति का जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है, उसके आधार पर जो समाज हमको अलग से कुछ व्यवहार असाइन करता है, हमसे एक्सपेक्ट करता है, उन्हें हम जेंडर रोल कहते हैं, उन्हें हम लिंग भूमिका कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर भूमिका यहाँ पर, माफ करिएगा, जेंडर भूमिकाएं आमतौर पर पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की धारणाओं पर केंद्रित होते हैं। अब इसको समझिएगा आप, पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की, अब मैं आपको पहले ही बताया कि जेंडर भूमिकाएं प्राकृतिक वर्गीकरण जो है, याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, प्राकृतिक वर्गीकरण का मतलब है कि जो हमें प्रकृति ने बनाया है, यानी कि नर बनाया है या मादा बनाया है। तो जो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो बायोलॉजिकल योग्यताएं हैं, गुण हैं, जीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो समाज हमें रोल असाइन करता है, हमारा आसपास का वातावरण हमें रोल असाइन करता है, उसे हम जेंडर रोल कहते हैं। तो जेंडर भूमिकाएं आमतौर पर पुरुषत्व या स्त्रीत्व की धारणाओं पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, समाज में जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है कि हम अपने नियत लिंग, यानी कि अगर हम नर हैं या हम मादा है, तो अपने नियत लिंग के आधार पर किस प्रकार का
कार्य करेंगे, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एक महिला पर, ठीक है, या एक पुरुष हो, तो पुरुष महिला तो खैर एक आपका जेंडर हो गया। अगर आपको अगर नर हो या एक मादा हो, तो इसके आधार पर आप किस तरह का व्यवहार करोगे। जैसे कि कुछ व्यवहार हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप एक महिला हो, ठीक है, महिला मान लो, मादा हो, मादा मतलब जिसकी महिलाएं होती है, तो अगर आप मादा हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर की देखभाल करोगे, आपकी बोलचाल अच्छी होगी, आप सरलता से बात करोगे, आप अग्रेसिव नहीं होगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा कम करोगे, तेज नहीं बोलोगे। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन ये मान्यताएं हैं सामाजिक। इस वजह पुरुष से कि भाई आप अपने परिवार का ध्यान रखोगे, आप घर के लिए रोजगार करोगे, आप घर की देखभाल करोगे, बच्चों के लिए रोजगार के बाद में धन अर्जित करके उनकी देखभाल के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का काम करोगे। तो किस प्रकार का आप कार्य करोगे, जेंडर रोल के अंतर्गत इस बात की चर्चा होती है। जेंडर रोल के अंतर्गत इस बात की चर्चा होती है कि आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे। तो याद रखिएगा कि आप व्यवहार किस तरह से करोगे, ये भी इसमें हम चर्चा करते हैं। तो व्यवहार कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया। बोलना कैसे, मैंने आपको बोला कि ये माना जाता है कि भैया आप अगर स्त्री हो तो आप थोड़ा कम बोलिए, ध्यान से बोलिए, प्यार से बोलिए। पुरुष हो तो आपको थोड़ा सा बलशाली दिखना है, तो कई बार आपकी आवाज़ में भी वो बल दिखना चाहिए, आपकी आवाज़ कर्कशता होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में तीव्रता होनी चाहिए, तेजपन होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी। तो आपको बोलना कैसे, ये भी सारी चीज़ें हैं। जैसे लड़का है तो मैं बोलता हूँ, और एक लड़की होगी तो बोलेगी कि मैं बोलती हूँ। आप देखिए अंतर कितना है। अगर कोई लड़का बार बार बोले कि मैं बोलती हूँ, तो शायद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, जबकि सिर्फ ये भाषा मात्र है। लेकिन आप देखिए कि भाषा से ही जेंडर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो जेंडर डिफरेंस है ना, आप देखिए कि भाषा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, कपड़े पहनने के माध्यम से भी आप देख रहे हो थोड़ा। और ये सब जो है समाज की देन है। तो कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको स्वयं का आचरण कैसे करना है। जैसे कि आप कहीं बैठे हो, आप कपड़े जैसे कि पैंट शर्ट पहनो, जीन्स शर्ट पहन रहे हो, और स्कर्ट लड़कियों के लिए, साड़ी है, सूट है, जो भी लड़कियों के परिधान होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कपड़े भी निर्धारित हैं कि आपको वही निश्चित कपड़े पहनने। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं जेंडर रोल के आधार पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्त्री और पुरुष से अपेक्षित होती है। इसके अलावा लिंग भूमिकाएं विभिन्न मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने समाज में लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार कर रही है, कहीं ना कहीं लिंग भूमिकाओं पर भी निर्भर करता है। तो लिंग भूमिका विभिन्न मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, जिसमें अक्सर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतलब एक व्यक्ति द्वारा चुने गए कपड़े, मैंने आपको बताया ना कि कपड़े भी कैसे पहनने, ये भी कहीं ना कहीं हम समाज की मान्यताओं के अनुसार ही करते हैं। तो कैसे कपड़े पहनते हैं, एक व्यक्ति का व्यवसाय क्या होगा। अब जैसे कि अगर मैं एक पुरुष होकर या मतलब एक लड़का होकर अगर कोई लड़का झाड़ू पोछा करने लगे, खाना बनाने लगे, तो अभी तक तो खैर थोड़ी सोच बदली है, लेकिन अभी तक शायद भी अच्छा नहीं माना जाता था। और अभी भी अगर बहुत सारे ऐसे काम जो कि महिलाएं करती हैं, अगर वो पुरुष करने लगे तो समाज में उसके खिलाफ जो है एक तरह से विरोध उत्पन्न होता है, या उसमें समाज में हीन भावना से लोग देखते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध भी शामिल होते हैं। आप दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो, अपने परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, अपने सहकर्मियों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किस तरह की भाषा बोलते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको, जो सोसाइटी ने, आपके समाज ने जो आपको लिंग निर्धारित अपेक्षाएं आपके साथ की, आप उसी अनुसार करते हो। जैसे महिलाओं के साथ हमेशा आप सम्मान से व्यवहार करना चाहते हो या उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, जैसे दूसरों के साथ में, लड़कों के साथ में, यानी कि समान जो लिंग के लोग होते हैं उनके साथ में आपका व्यवहार थोड़ा विपरीत होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स को प्रभावित करती हैं, जेंडर रोल से ही प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर लड़कियों और महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो आमतौर पर स्त्रीलिंग कपड़े, यानी कि जो महिलाएं कपड़े पहनते हैं उसी तरह के कपड़े पहने, ठीक है, और मिलनसार हों, अपने घर में लोग की देखभाल करें, बच्चों के लालन पालन करें, इस तरह के व्यवहार करें। अब पुरुषों से अगर बात करें तो पुरुषों से आमतौर पर यह माना जाता है कि वो शारीरिक रूप से मजबूत बनाए अपने आप को, देखने में भी मजबूत हो, आक्रामक हो उनका रवैया, और साहसी होना, ऐसे कुछ व्यवहार है जो उनसे उम्मीद की जाती है। अब प्रत्येक समाज जो है, अब जातीय समूह और संस्कृति में लिंग संबंधित भूमिकाएं, अपेक्षाएं होती हैं, और ये समाज में हर एक समाज की अपनी लिंग संबंधी अपेक्षाएं और भूमिकाएं निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय समाज में चल रहा है वही विश्व के हर एक समाज में वैसे ही मान्य भूमिकाएं होंगी। तो प्रत्येक समाज का, प्रत्येक जातीय समूह का और संस्कृति में
लिंग संबंधी जो भूमिकाएं होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, वो होती हैं लेकिन वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और वो समय के साथ साथ बदलती भी रहती हैं। आप देखो कि समय के साथ में वो सारी चीज़ें आपकी बदलती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की या भारत के माफ़ करिएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर आप देखोगे तो गुलाबी रंग को जो है मर्दाना यानी कि पुरुषों के लिए माना जाता था, ये पहले की बात है। और महिलाओं के लिए जो है नीले रंग को चुना जाता था। मतलब नीले रंग से महिलाओं को, मतलब तुम ये नीला रंग मतलब महिलाएं इस्तेमाल करेंगे और गुलाबी रंग मतलब कि पुरुष इस्तेमाल करेंगे। ये अभी तक भी चला आ रहा है, ठीक है। अब नहीं चला रहा है, अब तो काफ़ी बदल गया। तो पहले हुआ करता, लेकिन ये भूमिका बदल गई। अब आप देखोगे कि पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग मतलब महिलाओं का कलर और ब्लू रंग मतलब कि पुरुषों का। तो आपने देखा कि समय के साथ में जो अपेक्षाएं होती हैं, जो लिंग भूमिकाएं होती हैं या लिंग व्यवहार होता है, वो भी बदल जाता है। तो ये बदल गया, रंग का भी चुनाव हो चुका है आपके लिंग के आधार पर। अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लैंगिक भूमिकाओं को सामाजिक रूप से निर्मित या रूप में वर्णित करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सामाजिक रूप से निर्मित भूमिका, व्यवहार और गतिविधियां और विशेषताएं जिन्हें कोई समाज पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है, उसे हम लिंग भूमिका कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक की, जिन्होंने 1973 में लिंग परिभाषा की एक परिभाषा दी है, लिंग जेंडर रोल की, तो उन्होंने कहा कि लिंग भूमिका गुणों का एक समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं को चिन्हित करने के लिए उपयोग करता है। तो जेंडर रोल क्या है? जेंडर रोल के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कौन पुरुष है। हम अगर जेंडर रोल देखते हैं किसी का और उसको देख कर अगर पेपर पे लिखा है तो जेंडर रोल देख कर भी हम बता सकते हैं कि ये कार्य जो है पुरुष के लिए होगा और ये कार्य जो है महिला के लिए होगा। तो ये इतना वर्णित है, ये इतना डिफाइंड होता है जेंडर रोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन गुणों में गतिविधियां की यानी काम कैसे करोगे, भूमिका, संबंध, आप किस तरह से काम करोगे, काम करते हुए किस तरह से आपका व्यवहार होगा, सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत विशेषताएं और कई योग्यताएं और व्यवहार शामिल होते हैं। तो जेंडर रोल के अंतर्गत आप देखोगे कि कई सारे गुण, गतिविधियां कैसे करनी है, कौन क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, कितना काम करेगा, काम करते हुए किसकी क्या भूमिका होगी, कौन लीडर होगा, कौन किसका पालन करेगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है जेंडर रोल के अंतर्गत आपकी निर्धारित की जाती हैं और जेंडर रोल आपको ये सारी चीज़ें बताता है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें या विश्व में, तो आमतौर पर वैसे तो जेंडर कई सारे हैं, लेकिन हमारे समाज में जेंडर जो है मुख्य रूप से दो ही माने जाते हैं जो कि प्रमुख है। इसमें एक मर्दाना यानी कि पुरुषों के गुण जिनके अंदर होते हैं उन्हें हम पुरुष कहते हैं यानी कि मर्दाना, और स्त्रीलिंग गुण जिनके अंदर यानी कि महिलाओं वाले जिनके अंदर गुण होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे में स्त्री या पुरुष दो ही आपके जेंडर होते हैं या लिंग होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब लिंग भूमिका, जेंडर रोल्स जो होते हैं इनकी प्रकृति को थोड़ा समझते हैं। ये जो भूमिकाएं होती हैं सीखे जाने वाले व्यवहार। देखिए, प्राकृतिक रूप से मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकृति ना तो स्त्री बनाता है ना पुरुष बनाता है, प्रकृति नर और मादा बनाता है, जिसमें कि मात्र शारीरिक संरचना, हार्मोन्स और कुछ योग्यताएं जो होती हैं एक नर और मादा के बीच में, उसके आधार पर ही यानी कि जैविक गुणों के आधार पर आप में अंतर होता है, ठीक है। ये समाज है जो हमें सामाजिक गुणों के आधार पर व्यवहार की मान्यताओं, अपेक्षाओं ऐसी और कैसे व्यवहार करना, यानी कि सामाजिक अपेक्षाएं और व्यवहार जो होती हैं उसके आधार पर जो अंतर पैदा करता है उसे हम कहते हैं जेंडर रोल। तो जेंडर रोल क्या होते हैं, सीख सकते हैं। अब बच्चा अगर एक छोटी लड़की को लड़कों जैसा आप व्यवहार करो ना, तो वो बिल्कुल लड़के जैसा ही व्यवहार करेगी। वो लड़कों के खेल खेलेगी, लड़कों जैसा व्यवसाय करेगी, लड़कों जैसी भाषा भी बोलेगी और लड़कों जैसे कपड़े भी पहनेगी। तो जेंडर रोल क्या होता है, ये सीखे जाने वाला व्यवहार है, ठीक है। जेंडर रोल सीखते हैं। एक लड़का भी धीरे धीरे अपने समाज का हिस्सा होते हुए ये जेंडर रोल सीखता है, एक लड़की भी धीरे धीरे अपने समाज का हिस्सा होते हुए ये सारी चीज़ें सीखती है। उदाहरण के लिए, जब लड़का अपने पिता को देखता है तो उसे प्रेरित होता है, अपनी माता को भी काम करते हुए देखता है तो उनसे भी प्रेरित होता है, और वो समझ पाता है कि एक लड़का यानी कि एक पुरुष क्या काम करता है और एक पुरुष क्या काम नहीं करता, यानी कि क्या काम नहीं करता वो अपनी महिला मतलब अपनी माता से, अपनी बहनों से सीखता है, अपने भाई से, दादा से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के आसपास में जितने लोग हैं अपने पिता से वो गुण या वो कार्य सीखता है जो कि पुरुष करते हैं। तो जेंडर भूमिकाओं में ये आप समझ पाए हो कि यह सीखे जाने वाला है। ये भी भूमिकाएं उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में भिन्न होती
हैं और ये संस्कृतियों में भी आप अलग अलग देखो। तो आप देखो कि ये जो जेंडर रोल हम सीखते हैं एक्चुअली ये अलग अलग समाज में अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। जेंडर रोल कोई निश्चित प्रणाली नहीं है कि विश्व भर में ये सर्वव्यापी हो। ये हर एक समाज के अपने अलग अलग रोल्स होते हैं। आप देखोगे कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, यहाँ तक कि व्यवसाय करने का तरीका, व्यवसाय चुनने का तरीका, ये सब हर एक समाज में अलग अलग तरीके होता है। इस पर कई सारे कारक प्रभावित भी करते हैं। कई बार हमारा धर्म, कई बार हमारा समूह, कई बार हमारी सामाजिक स्थिति, कई बार हमारी आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती हैं। इसके अलावा लिंग संबंधी मूल्य और मानदंड हर एक संस्कृति की दूसरे संस्कृति से काफ़ी भिन्न होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया। जेंडर भूमिकाओं की एक निश्चित सार्वभौमिकता होती है। अब यह देखिएगा, निश्चित सार्वभौमिकता का मतलब कि ये आप देखोगे ना कि एक बड़े स्तर पर एक समान ही होती है। जैसे कि भारत की अपनी एक, भारत को अगर देखोगे तो भारतीय स्तर पर तकरीबन लिंग भूमिका देश के हर एक कोने में एक समान ही है। फिर भी अंतर है लेकिन तकरीबन समान है। लेकिन ये काफ़ी हद तक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। तो जो समान संस्कृति का हिस्सा होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि बिहार में, साउथ में, बंगाल में, तो हर एक समाज की अपनी एक निश्चित जो है सांस्कृतिक भूमिका होती है और उसके आधार पर लिंग व्यवहार भी निश्चित होता है, लिंग रोल भी निश्चित होता है। लिंग भूमिकाएं कई कारकों से प्रभावित होती है। आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिंग भूमिकाएं कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि आयु, वर्ग, नस्ल, जातीयता, आप भौगोलिक, आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक आपकी विचारधाराएं क्या हैं, आप किस प्रकार से राजनीति से प्रभावित हो, पर्यावरण से अलगाव, धार्मिक विचार, अवधारणाएं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रभावित करती है। जेंडर भूमिकाएं पूरक या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अब जेंडर भूमिकाएं आपको पूरक हो सकती हैं, यानी कि आप जिस तरह के हो उसी तरह की हों, यानी कि एक पुरुष हो तो पुरुष के समान की आपकी भूमिका हो सकती है, या फिर कई बार जेंडर भूमिका ऐसी होती है जो कि शायद आप पसंद नहीं करते हो, तो ये विरोधी भी हो सकती हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जेंडर भूमिका को निर्धारित करने वाले कारक। अच्छा चलिए इसको ना अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान दोगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।